हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइज, आज हम लोग की 16 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, मेरे आंसर बताने से पहले ही गेस कर लेना है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप अपना टेस्ट खुद दीजिए कि कैसा, मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टली से दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज की सीरीज़ में हम लोग केवल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी इस सीरीज़ में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। 30 करके हम लोग 3 से 4 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को तुरंत लाइक कर दिया करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर दिया करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाकी आप जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए फ़ायदा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं, विचार करके ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा भारत के पश्चिमी तट सहित अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी। ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर अपनी नई नीति का सूत्रपात किया। तो यहाँ पर गाइस दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है कि पुर्तगालियों की जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी कि भारत के पश्चिमी तट सहित अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाए। और यहाँ जो अलबुकर्क था गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर जो अलबुकर्क था, इसने क्या किया था 1510 में बीजापुर से गोवा छीन करके अपनी नीति का सूत्रपात किया था। गोवा का टापू अगर देखा जाए तो बहुत ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था और इसका सामरिक महत्व भी था, क्योंकि यह गुजरात के बंदरगाह के भी निकट था और पुर्तगाली वहाँ अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते थे। तो इस तरीके से ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शासक के दरबार में आया था हॉकिंस? ये जहांगीर के समय में आया था। किसके समय में? जहांगीर के समय में। क्या हुआ था कि ये कंपनी ये कंपनी ने क्या किया था कि हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। तो ये इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा सत्य है। अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। तो यहाँ पे कौन सा सत्य होना चाहिए? दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है। क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड के सम्राट थे, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे उस टाइम? चार्ल्स द्वितीय थे। चार्ल्स द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो शादी थी वो पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाली कन्या थी, पुर्तगाली कन्या राजकुमारी थी। ठीक है। जिनका नाम कैथरीन था। तो उनसे ये शादी कर लेते हैं, इनसे शादी हो जाती है। तो जब शादी हो जाती है तो पुर्तगालियों ने क्या किया, जो बम्बई था, पुर्तगालियों ने बम्बई का जो द्वीप था इनको दहेज में दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो ये भी राइट है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। इसकी स्थापना लुई 14वें के काल में हुई थी। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुई थी। तो क्या ये ऑप्शन क्या लग रहा है आपको कि सही होना चाहिए? तो गाइज बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है। कि फ्रांस का जो सम्राट था लुई, ये भी पूछ लेता लुई 16वां दे देगा, लुई 15वां दे देगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि लुई 14वां जो था उसी के समय इसकी स्थापना हुई थी। और ये कंपनी जो थी सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, इसीलिए इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता था। और इसकी पहली जो कोठी थी वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडिचेरी नगर की नींव किस यूरोपीय शक्ति द्वारा डाली गई थी? तो फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो पांडिचेरी की जो थी वो फ्रांसीसियों के द्वारा डाली गई थी। पांडिचेरी नगर की नींव किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा डाली गई थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ बेदरा के, अंबूर के, प्लासी की, बक्सर, किस युद्ध से जाना जाता है? तो ये बक्सर के युद्ध से माना जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार किस मुगल बादशाह से प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार फर्रुखशियर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो फर्रुखशियर के द्वारा 1717 में। कब जारी हुआ था? 1717 में। मुगल सम्राट जो फर्रुखशियर थे, इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया और इसी फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। तो इस फरमान में था क्या? इस फरमान में ये था कि कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपना सामान आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त हो गई थी और इन मालों की आवाजाही पर दस्तक जारी करने का अधिकार था। दस्तक क्या था? एक तरह का क्या था? एक पास होता था। क्या होता था? एक पास होता था। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1717 के शाही फरमान, जब 1717 का शाही फरमान हो गया तो इसके अनुसार बताना है, विचार करना है और विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट राइट है। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कह रहा है? कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में क्या की गई? मान्यता प्रदान की गई। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे गाइस दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने अभी बताया कि फरमान जारी किया, तो बंगाल में जो फरमान जारी किया गया उसमें बताया गया कि बंगाल में कंपनी को क्या करना है? 3,000 रुपये वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया था और कंपनी को कलकत्ता के आसपास की जो भूमि थी वो किराए पर लेने का अधिकार दे दिया गया। कंपनी द्वारा बम्बई की जो टकसाल से जारी किए गए सिक्के थे उसको मुगल साम्राज्य में मान्यता दे दी गई और सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया। और एक लाइन और याद रखिएगा यहाँ पे कि जो जेराल्ड आंगियार थे, जेराल्ड आंगियार, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जेराल्ड आंगियार जो इतिहासकार हैं, जेराल्ड आंगियार इतिहासकार ओम्स ने फर्रुखशियर द्वारा जो जारी किया गया फरमान था उसको कंपनी का महाधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुगल मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्र में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, बिहार में हुआ था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध में नहीं था। तो इस तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अभी पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन शासकों की संयुक्त सेना को हराया था? 1764 में तीन लोग एक साथ हो गए थे, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो वो कौन कौन थे? तो चलिए देख लेते हैं। ये थे शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये तीनों एक साथ थे, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो ये आपको क्लियर करना। तो 22 अक्टूबर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? इन तीनों के सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई क्या कह रहा है? 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का जो नियंत्रण था ये गलत है। इवन पहला स्टेटमेंट आपका सही कि बंगाल के राजस्व पर किसका नियंत्रण था? कंपनी का नियंत्रण था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सालबाई की संधि किन दो शक्तियों के बीच हुई थी? सालबाई की संधि जो हुई थी वो पहले तो ये ध्यान रखना कि कब हुई थी। तो 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। और किनके बीच हुई थी? ये अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अंग्रेजों की
मराठों की। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो वो सालबाई की संधि के साथ स्थगित हो गया वो युद्ध, लेकिन इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी। लेकिन जो अंग्रेज थे इसमें 20 वर्ष के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे और सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज जो थे मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे दावा किया था कि वे हैदर अली से अपनी जो खोई हुई ज़मीन है वो वापस लेने में अंग्रेजों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नीति को लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं अपनाया गया है। सहायक संधि, खुला युद्ध, अधीन शासकों के राज्य को हड़पना, राज्य विलय का सिद्धांत। तो इसमें से बताना कौन सा नहीं। तो तीसरा जो चौथा है राज्य विलय का सिद्धांत, ये भारत अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये नहीं अपनाया गया था वेलेजली के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार जो था वो लॉर्ड वेलेजली के समय में, जो कि लॉर्ड वेलेजली का जो समय था 1798 से 1805 था, इन्हीं के काल में हुआ था। तो वेलेजली ने ये फैसला किया था कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिए जाएं और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने सहायक संधि, खुला युद्ध और पहले से अधीन किए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, ये तीनों अपनाया था, ये नहीं अपनाया था। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहायक संधि प्रणाली बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। इस प्रणाली में देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने का अधिकार क्या करता था, खो देता था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि इस जो सहायक प्रणाली होती थी, ये जो सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वेलेजली के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि वेलेजली ने जो सहायक संधि स्टार्ट की थी, इसके अनुसार क्या था कि जो भारतीय राज्य के शासक हैं, ठीक है, उनके शासकों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी उनको, और उसके रख रखाव के लिए उन्हें अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि में और क्या था कि भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा, ठीक है, और अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे डर है, ठीक है, ब्लर हो गया है, या फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक कौन था। हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मराठा पेशवा या कर्नाटक का नवाब। तो कौन था, तो इसमें हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, ये लॉर्ड वेलेजली की सहायता को स्वीकार करने वाला सबसे पहले था। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। वेलेजली, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग या कर्जन, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो डलहौजी ने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसमें ये था क्या, ये सिद्धांत क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसमें ये था कि अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर का, राज्य विलय का सिद्धांत के संबंध में बताना है, विचार करना है। इसने सुरक्षा प्राप्त देशी राज्यों के दत्तक उत्तराधिकारी के अधिकार को समाप्त कर दिया। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के प्रत्यक्ष अधिकरण के लिए इनका सहारा लिया। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों आपके एकदम राइट हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन का स्टेटमेंट में मैंने सब बता दिया था, तो यही सेम नीचे दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय के सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा बना था। झांसी, संबलपुर, नागपुर, सतारा। तो कौन बना था, सतारा बना था। कौन सा बना था, सतारा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन बना था। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सतारा के बाद अगर बताऊँ आपको तो 1848 में सतारा का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद जैतपुर है, फिर संभलपुर है, फिर बरार है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, करौली है। तो क्रमशः ऐसे धीरे धीरे करके सब पर क्या किया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था। तो वो कौन सा था, अवध का कुशासन के आधार पर किया गया था 1856 में। कब, 1856 में किया गया था। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, कौन से प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं थे।
चलिए देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। 1773 रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में से गठित किया गया था और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले वो कौन थे, एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बताना है। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय, सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो आपका है वो दोनों सही है। यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ये तो एकदम सही है और बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, ये बताना है आपको। भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल के सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा गलत है। तो यही आपका डी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः अगर पूछे तो पूर्णतः जो स्थापित किया गया था वो था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 में क्या किया गया था, इसमें भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। लेकिन जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो था, ये दोनों को छोड़ करके सारे समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे पूर्णतः पूछा है तो पूर्णतः जो था 1833 में ये दोनों जो बचे थे इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में पहली बार तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया। भारत में डाक टिकट का आरंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। तो यहाँ पे जो है कॉर्नवालिस को नहीं जाता है, ये गलत है स्टेटमेंट। ये तार लाइन और डाक टिकट का जो है वो डलहौजी को जाता है। ये किसका जाता है, डलहौजी के उसमें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें सही हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में रेलवे लाइन के विकास का कार्य सर्वप्रथम डलहौजी के समय में हुआ। ठीक है, पहली रेलवे लाइन बम्बई थाड़े के बीच 1853 में शुरू हुई। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है कौन सा सही है। भारत में वारेन हेस्टिंग द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो कि कौन सा सत्य है, तो 1793 में वो स्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या था कि 1786 में वारेन हेस्टिंग जो है 1786 में कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं बल्कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा एकदम सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का क्या कारण था। इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था। स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा था। तो यहाँ पे क्या सही है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताना है, विचार करना और बताना है कौन सा सत्य है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी में। ठीक है, एकदम सही है। किसान को ज़मीन का वास्तविक मालिक माना जाता था। इसको मद्रास और बम्बई, वर्तमान मुंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। तो यहाँ पे गाइस तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया।
इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इसमें सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार था। ये विवरण अंग्रेजों द्वारा लगाई गई कौन सी भू राजस्व, अब एकदम सिंपल है क्योंकि महाल लिख दिया तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो था सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसका प्रस्ताव जो था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, लेकिन लाया गया था। और इसके तहत क्या होता था, भूमि पर ग्राम समुदाय यानी सामूहिक अधिकार होता था और इसमें सरकारी लगान को एकत्र करके पूरा महल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार था। गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भाग में और पंजाब में इसे लागू किया गया था। 30वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में नागरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, मेयो, बेंटिक, डलहौजी या कॉर्नवालिस। तो किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या है ये नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य के लिए खोला था, भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवाओं के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए, भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए किया था, ये सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए ये स्टार्ट किया गया था। किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेशी प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे, ये किस में कहा गया था, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगह पर की गई थी, तो बताइए किन जगहों पर की गई थी, तो ये आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। भारत में सबसे पहले कलकत्ता में होता है, फिर बम्बई, मद्रास में ये स्थापित होता है। वो भी कब होता है, 1865 में होता है इन 3 जगहों पर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था, बेंटिक, मैकाले, प्रिंस ऑफ एल्फिंस्टन, किसके उसमें किया था, तो मैकाले के अध्यक्षता में नेतृत्व में 1833 में कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक लॉ कमीशन यानी विधि आयोग को नियुक्त किया था। और इसमें क्या था कि जिसके कारण भारतीय संहिता पश्चिमी देशों से लाई गई जो दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिताएं और कानूनों की अन्य संहिताएं यहाँ पे आती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये किसमें, मैकाले के उसमें था। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत में 1858 के बाद भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, 1858 के बाद ब्रिटिशों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1858 नहीं बल्कि क्या होगा, 1813 के बाद ही ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में क्या करता है, मतलब 1829 में क्या किया गया, ये बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कानून बनाया गया, हार्डिंग, कॉर्नवालिस, बेंटिक, वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड हार्डिंग शिशु हत्या को रोकने के लिए जो 1795 में और 1802 में कानून बनाए गए थे, लेकिन सख्ती से बेंटिक और हार्डिंग ने ही इसको लागू किया। हार्डिंग ने नर बलि प्रथा को खत्म करने के लिए कानून भी बनाए और यह प्रथा गोंड नाम की आदि जाति में प्रचलित थी, गोंड नाम की। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया गया था, तो कौन थे वो, ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। ठीक है, 1856 में क्या किया गया था, ये हिंदू विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया गया था। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करते हैं। ठीक है, कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें, क्या कथन कारण सही है, इसीलिए किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, कि यही कारण था। नेक्स्ट, 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी, जोनाथन डंकन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य उद्देश्य कौन नहीं था, इसमें से आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए। ठीक है, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सके, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए,
भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए, ब्रिटिश शासन स्वीकार्यता में वृद्धि के लिए। तो इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं था। तो यहाँ पे पहला जो है भारतीय लोग को आधुनिक बनाना ताकि राजनीति, तो ऐसा तो इनका बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? धन की निकासी, न्याय प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली या शिक्षा? तो किससे था इनका संबंध किससे था? तो इनका शिक्षा से। अधोगामी निस्यंदन जो सिद्धांत था ये शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया गया था। उच्च और जो मध्यम वर्गीय के थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे तो उनसे ये आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करें और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करें। 1858 के कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 ईस्वी के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वारा शासन पूरी तरह समाप्त हो गई। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग 44 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।